हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि हम SSC GD प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम पहुंच गए हैं सेट नंबर 4 पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्लास में इतने अच्छे तरीके से रिवीजन करवाया जा रहा है कि सारी चीज़ें यहीं पर आपको याद हो रही हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने वीडियो ओपन किया और स्किप किया, देखा थोड़ा बहुत टाइम और फिर बंद कर दिया। इससे आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप इसी प्रकार जिंदगी भर केवल वीडियो स्किप करते ही रह जाएंगे। कोई भी वीडियो, मेरा वीडियो नहीं, स्टडी रिलेटेड कोई भी क्लास देखें, आप पूरी देखें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। उड़ीसी नृत्य से संबंधित नाम पूछा है तो सुजाता महापात्रा यह उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। इनके हम संगीत अकादमी अवार्ड की बात करें तो 2017 में इन्हें संगीत अकादमी अवार्ड मिला। उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं सुजाता महापात्रा। ज़्यादातर रूट वर्ड आप याद रखना, महापात्रा उड़ीसी से आता है। उड़ीसी में पहला पद्म विभूषण सन 2000 में केलूचरण महापात्रा को मिला था। जब उड़ीसी नृत्य बिल्कुल खत्म होने वाला था तब इन्होंने इसे पुनर्जीवित किया था। वो नाम है केलूचरण महापात्रा। सृजन स्कूल की स्थापना भी केलूचरण महापात्रा ने 1993 में की थी। यदि उड़ीसी के और प्रमुख हम नामों की बात करें तो संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध उड़ीसी से है। रानी कर्ण, मायाधर राउत। उड़ीसी के जनक की बात करें तो गुरु पंकज चरण दास, इनका संबंध भी आपका उड़ीसी से होने वाला है। मुद्रा की बात करें, उड़ीसी की मुद्रा को क्या कहते हैं तो त्रिभंग इसकी मुद्रा को कहते हैं। प्रारंभ किस मुद्रा से होता है उड़ीसी नृत्य का तो मंगलाचरण से प्रारंभ होता है और अंत होता है, अंत वाली मुद्रा को हम कहते हैं मोक्ष। गुफा कौन सी है जहाँ से उड़ीसी नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है? उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं का संबंध उड़ीसी नृत्य से है। सचल मूर्ति किसे कहते हैं उड़ीसी नृत्य में तो ज्योमेट्री पैटर्न बनता है शरीर का, उसको हम सचल मूर्ति कहते हैं। नृत्य शैली का संबंध किस भगवान से? उड़ीसी नृत्य शैली का संबंध जैसे हमने पढ़ा है मोहिनी अट्टम का विष्णु भगवान से है, उसी प्रकार जगन्नाथ भगवान से संबंधित है उड़ीसी नृत्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, तक टोक उत्सव कहाँ का है? तक टोक उत्सव है आपका लद्दाख का। इस अवसर पर चम डांस होता है। तो लद्दाख के प्रमुख उत्सवों की बात करें तो हेमिस टिशु उत्सव भी आपका लद्दाख का है। गुरु पद्मनाभ संभव की याद में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। कोरजोक महोत्सव लद्दाख का है। नरोपा यह हिमालय का कुंभ कहा जाता है जो कि लद्दाख का है। कैमडे भी लद्दाख का है। सिंधु दर्शन भी आपका लद्दाख का होने वाला है। हेमिस टिशु गुरु पद्म संभव की याद में कोरजोक, नरोपा, हिमालय का कुंभ, कैमडे और सिंधु दर्शन सारे उत्सव आपके लद्दाख के हैं। इसके बाद हम असम के प्रमुख उत्सवों की बात करें तो बिहू माजुली अम्बुबाची, बिहू माजुली अम्बुबाची यह आपके असम के होने वाले हैं। बिहू माजुली अम्बुबाची। इसके बाद नागालैंड की बात करें तो हॉर्नबिल, मोत्सु, सेकनी यह आपके नागालैंड के हैं। हॉर्नबिल, मोत्सु, सेकनी। त्रिपुरा की बात करें तो ओनाकोटी, पिलक, नीरमहल यह आपके त्रिपुरा के हैं। आंध्रा की बात करें, आंध्र प्रदेश की फ्लेमिंगो कल्याणोत्सव, फ्लेमिंगो कल्याणोत्सव यह आपके आंध्र प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सोलोंग, ड्री, मोपिन, तमिलनाडु, मुरुंग यह आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। छत्तीसगढ़ की हरेली, पोला महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। राजिम कुंभ, इसे हम छत्तीसगढ़ का कुंभ कहते हैं। गोवा का सनबर्न, चिक्कन कालो यह आपके गोवा के होने वाले हैं। बोठा दिवासो यह आपके गुजरात के हैं। पहली 2 विश्व कप विजेता टीम कौन सी है तो पहली वर्ल्ड कप विजेता टीम है आपकी वेस्ट इंडीज। 1975 में इसने जीता, उसके बाद जीती है 1979 में, लगातार 2 विश्व कप को जीतती है वेस्ट इंडीज। ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार विश्व कप का खिताब जीता तो 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप का खिताब जीता है। और जो अभी पिछला वर्ल्ड कप निकला है उसके भी विजेता आपकी ऑस्ट्रेलिया है, भारत को हराया था। इंग्लैंड 2019 में वर्ल्ड चैंपियन है और भारत आपका 1983 में जीता पहली बार, उसके बाद जीता 2011 में। 2 बार भारत ने अपने नाम वर्ल्ड कप का खिताब किया है। भारत टोटल 4 बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। 1983 यदि हम वर्ल्ड कप की बात करें तो यह क्वेश्चन SSC GD में पिछली भर्ती में पूछा गया है कि किस मैदान पर 1983 का वर्ल्ड कप का मैच का फाइनल हुआ था तो लॉर्ड्स का मैदान था। भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था। 2 बार की जो विजेता टीम चली आ रही थी उसको
भारत ने हराया था 43 रन से। इसमें मैन ऑफ द मैच आपके मोहिंदर अमरनाथ जी थे। फाइनल में सबसे ज़्यादा रन के श्रीकांत के थे 1983 में। सबसे ज़्यादा विकेट की बात करें तो रोजर बिन्नी के 18 विकेट थे। 2011 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका फाइनल हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में। भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया था। मैन ऑफ द मैच आपके महेंद्र सिंह धोनी जो कि कैप्टनी भी कर रहे थे। फाइनल में सर्वाधिक रन थे गौतम गंभीर के 97 रन, 97 रन। सबसे ज़्यादा विकेट 2011 वर्ल्ड कप में यदि हम बात करें तो वो जहीर खान और शाहिद अफरीदी दोनों के सेम विकेट 21 विकेट थे, 21 विकेट। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपकी अरुंधति रॉय की पुस्तक होने वाली है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसका हिंदी यदि हम बोलें तो मामूली चीज़ों का देवता इसका अर्थ होता है। मामूली चीज़ों का देवता या द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी बुक है, या अरुंधति रॉय की है। इसके लिए ना मैन बुकर अवार्ड मिला है 1997 में। अरुंधति रॉय को प्राप्त अवार्ड की बात करें तो एक तो यही हो गया मैन बुकर अवार्ड 1997 का, एक पेन प्रिंटर अवार्ड 2024 में इन्हें मिला है, एक यूरोपियन निबंध अवार्ड 2023 में इन्हें मिला है। बुक की बात करें अरुंधति रॉय की तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द डॉक्टर एंड द सेंट, मेरा दुखी दिल, यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी जुड़ी थी अरुंधति रॉय। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द डॉक्टर एंड द सेंट, मेरा दुखी दिल। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किसके द्वारा, कॉमनवेल्थ गेम्स के द्वारा किया जाता है। पहली बार राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए। 2022 के आपके बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुए। इसमें भारत का स्थान कौन सा था तो भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा था। भारत कौन से स्थान पर था 2022 कॉमनवेल्थ गेम में, चौथे स्थान पर था जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। इसमें भारत ने आपके 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज जीते। टोटल 61 मेडल इसमें जीते थे भारत ने। 2026 की बात करें तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन होगा कॉमनवेल्थ का। आप कमेंट करेंगे 2030 का कहां पर होगा। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था 2010 में भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। भारत के लिए राष्ट्रमंडल में पहला पदक राशिद अनवर ने 1934 में जीता। पहला गोल्ड कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल, इसमें आपको कंफ्यूज होना है। राष्ट्रमंडल और कॉमनवेल्थ एक ही चीज़ है। राष्ट्रमंडल हम हिंदी भाषा में बोलते हैं और कॉमनवेल्थ इंग्लिश में बोलते हैं। तो मिल्खा सिंह ने जीता। कब जीता 1958, 1958 में यह इन्होंने जीता था। पहली महिला गोल्ड 1998 में कॉमनवेल्थ में रूपा उन्नीकृष्ण शूटिंग में इनका गोल्ड था। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया तो सन 1900 में भारत ने सबसे पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया। ओलंपिक समिति की स्थापना की बात करें तो 23 जून 1894, यह वही डेट है जब ओलंपिक समिति की स्थापना होती है, 23 जून 1894। इसीलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। ओलंपिक समिति की बात करें तो इसके पहले अध्यक्ष आपके बिकेलस थे, बिकेलस। और आईओसी की वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो थॉमस वॉक इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। आईओसी की यदि हम हेडक्वार्टर की बात करें तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। पहले अध्यक्ष JRD टाटा और PT उषा वर्तमान इसकी अध्यक्ष होने वाली हैं। पहला भारतीय दल ओलंपिक में कब गया था तो 1920 में गया था, जिसमें हमारे 5 सदस्य गए थे। पहली ध्वजवाहक पूर्णा बनर्जी थी। पहली महिला ओलंपिक में मेडल 2000 में सिडनी ओलंपिक था, कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन में। कुल पदक भारत के ओलंपिक में 41 कुल पदक अभी तक हैं, 41। 10 गोल्ड है इसमें, 10 सिल्वर है और 21 इसमें ब्रॉन्ज होने वाले हैं। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल पाने वाली आपकी मनु भाकर बन गई हैं। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। आर्टिकल 51A में हमने कहाँ से लिए हैं, कौन से संविधान से लिए हैं, रूस के संविधान से लिए हैं। भाग 4A में इन्हें रखा गया है। समिति कौन सी थी तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है। इसमें जो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह, उसमें 12 सदस्य थे और इस समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था कि 8 जोड़ो, लेकिन जोड़े कितने गए, 10 जोड़े गए, बाद में 11वां जोड़ा गया। इस टाइम पर जब मौलिक कर्तव्य बने थे तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी आपकी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। मौलिक कर्तव्य लागू कब होते हैं तो 3 जनवरी 1977 को मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं। 21A के समान कौन सा मौलिक कर्तव्य है
तो ये 21 में जैसे आपका शिक्षा का अधिकार है, तो शिक्षा की ही बात कौन से मौलिक कर्तव्य में की गई है, तो 51(1) के में, के मतलब अर्थात 11वां जो मौलिक कर्तव्य है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, उसमें भी शिक्षा के बारे में चर्चा है। तो यह दोनों एक जैसी बात करते हैं, आपका 11वां मौलिक कर्तव्य और 21 आर्टिकल। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से 1414 तक तुगलक वंश रहता है। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल इसमें 1320 से 1325 तक रहता है। इसकी मृत्यु, गयासुद्दीन जो तुगलक, उसकी मृत्यु महल में दबकर हुई थी। यह बंगाल अभियान से जब लौट रहा था, इसी के लिए कथन है कि दिल्ली हुनूज दिल्ली दूरस्थे दिल्ली दूर है, निजामुद्दीन औलिया का अंतिम शासक नसरुद्दीन तुगलक है। तुगलक वंश का 1395 1414 इसका शासनकाल है। तैमूरलंग अटैक इसके शासनकाल में हुआ था 1398 में। मोहम्मद बिन तुगलक की यदि हम बात करें तो 1325 से 1351 यह इसका शासनकाल है, मोहम्मद बिन तुगलक का। इसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी बनाई थी 1327 में। देवगिरी का नाम इसने दौलताबाद किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चांदी के बजाय तांबे के सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। खुरासान अभियान, कराचिल अभियान, ये इसके असफल अभियान है मोहम्मद बिन तुगलक के। इब्न बतूता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आता है 1333 में। इसकी बुक रहेला इसकी बुक थी इब्न बतूता की। मूरिया मोरक्को से आया था। मूरिया मोरक्को प्रदेश से कौन आता है? इब्न बतूता आता है। इसने दिल्ली का कारी बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1342 में से चीन भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1336 में विजयनगर की स्थापना कौन करते हैं? हरी और बक्का दोनों भाई आपके 1336 में विजयनगर की स्थापना करते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसैन गंगू के द्वारा की जाती है। एमपी मध्य प्रदेश में जो धार के किले का निर्माण है, धार किला किसने बनवाया था एमपी में? ये बनवाया था महमूद तुगलक ने। महमूद तुगलक का कार्यकाल 1395 से 1414। महमूद तुगलक का कार्यकाल 1395 1414। सबसे ज़्यादा यदि नहरों की बात करें तो वो बनवाई थी, सबसे ज़्यादा नहरें बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। और पहली नहर किसने बनवाई थी? गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों की शुरुआत की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा नहरें फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक की यदि बात करें तो 1351 से 1388 यह फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल है। इसे संतलत काल का मकबर या औरंगजेब भी कहते हैं। सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने। फतुहात फिरोज शाही आत्मकथा है, ऑटोग्राफी है फिरोज शाह तुगलक की। इतलात प्रथा किसके शासनकाल की? फिरोज शाह तुगलक की। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी? 1368 में। ये बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण पूछे तो 1505 में सिकंदर लोदी ने बनवाया था। सिकंदर लोदी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार की हम पूरी कहानी यहीं पर निपटा देते हैं। कुतुब मीनार की यदि हम बात करें, नींव किसने रखी थी? नींव रखी थी आपकी गुलाब वंश की, जिसने स्थापना की थी। उसका नाम क्या था? गुलाम वंश की जिसने स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की इसने क्या रखी थी? नींव रखी थी। बाकी यह निर्माण नहीं कर पाया था क्योंकि पोलो या चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका निर्माण कौन करवाता है? इसके बाद जो शासक आता है इल्तुतमिश इसका निर्माण कार्य करवाता है। इसके बाद कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल, 4 मंजिल तक तो ये निर्माण करवाता है इल्तुतमिश, लेकिन 5वीं मंजिल का निर्माण कौन करवाता है? तो फिरोज शाह तुगलक 5वीं मंजिल का निर्माण करवाता है। इसके बाद यह भूकंप आता है दिल्ली में, यहाँ पर यह खंजर हो जाती है, टूट जाती है, यहाँ पर खंडर हो जाती है। तो इसका पुनर्निर्माण कौन करवाता है? तो इसका पुनर्निर्माण आपका सिकंदर लोदी करवाता है। तो ये क्वेश्चन आपके कुतुब मीनार से बन सकते हैं। नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। 5वीं मंजिल किसने बनाई? फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? तो ये पानीपत में आपका मकबरा है। इब्राहिम लोदी को कौन हराता है? इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में जो होता है 1526 में बाबर द्वारा हराया जाता है और मुगल वंश की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में है। लोदी वंश की यदि बात करें तो बहलोल लोदी 1451 से 1489, 1489 से 1517 सिकंदर लोदी। इसके बाद इब्राहिम लोदी जो कि अंतिम शासक था लोदी वंश का 1517 से 1526। यहाँ पर होता है आपका पानीपत का फर्स्ट वार, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसी के बाद से मुगल वंश की स्थापना होती है भारत पर। मकबरे इंपोर्टेंट यदि हम बात करें तो बाबर का मकबरा कहाँ पर है आपका दोस्तों? काबुल में बाबर का मकबरा है। हुमायूं में दिल्ली का है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में।
सिकंदरा आगरा में अकबर का है। खुलताबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब का है। शेरशाह सूरी का सासाराम बिहार में होने वाला है। बीबी का मकबरा जिसे हम नकली ताजमहल कहते हैं, ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं, संभाजी नगर जिसका नया नाम है, पहले औरंगाबाद इसका नगर, औरंगाबाद इसका पहले नाम था, औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था बीबी के मकबरे का। बलबन का मकबरा यह कहाँ है आपका, दिल्ली में है, तो बलबन का मकबरा दिल्ली में है। बीबी का मकबरा संभाजी नगर, शेरशाह सूरी सासाराम बिहार, औरंगजेब खुलताबाद महाराष्ट्र, अकबर सिकंदरा आगरा, हुमायूं दिल्ली, बाबर का कहाँ पर है, काबुल में होने वाला है। तुंगभद्रा बांध कहाँ पर है दोस्तों, तो तुंगभद्रा बांध आपका है कर्नाटक में, तुंगभद्रा ही नदी पर, इसे ही हम पंपा सागर बांध भी कहते हैं। पंपा सागर बांध या तुंगभद्रा बांध कर्नाटक, तुंगभद्रा नदी। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, चंबल नदी, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, चंबल नदी। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी केरल, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी केरल। इडुक्की बांध पेरियार नदी केरल, इडुक्की बांध पेरियार नदी केरल। कलनई बांध कावेरी तमिलनाडु, कलनई बांध कावेरी नदी तमिलनाडु। सरदार सरोवर नर्मदा नदी गुजरात, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में। यह सर्वाधिक ऊंचा बांध है भारत का, 260.5 मीटर ऊंचा। उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात में, उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात में। चमेरा बांध रावी नदी हिमाचल प्रदेश, चमेरा बांध रावी नदी हिमाचल प्रदेश। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलमाटी, ऐसे आप याद रखना, माटी कौन खाते थे, कृष्ण भगवान खाते थे, तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में। भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पंजाब में। बैगई बांध बैगई नदी तमिलनाडु में। सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध यह आपका बांकासुर बांध है, काबनी नदी केरल में। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भांगड़ा नागल बांध। मैथन बांध बराकर नदी पर है झारखंड में। मैट्टूर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्टूर बांध आपका कावेरी नदी तमिलनाडु में है। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जब नदी बहुत कम ढाल पर होती है तब वह किसका निर्माण करती है, गोखुर झील या ऑक्सबो झील इसे कहते हैं, इसका निर्माण करती है जब नदी बहुत कम ढाल पर होती है। सबसे बड़ी ऑक्सबो झील या गोखुर झील वो है आपकी कांवर लेक, बिहार बेगूसराय में है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, 1952 1952 में। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के समर्थन के लिए इसकी स्थापना की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद की 1952 में। GDP की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद इसे हम बोलते हैं, एक वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं का कुल मूल्य, मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं का कुल मूल्य होता है आपका GDP। GDP की गणना किस मूल्य पर की जाती है, वर्तमान मूल्य पर की जाती है। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दाब न्यूनतम होगा जब अपने पैरों पर खड़ा हो या फिर वो एक पैर पर खड़ा हो, तो जितना आपका क्षेत्रफल अधिक घेरोगे उतना दाब अधिक होता है। तो अपने पैरों पर खड़ा होगा तो कम जगह घेरेगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। जमीन पर सोया हुआ होगा, पूरा आपका वजन, ज़्यादा क्षेत्रफल घेरोगे आप जमीन पर सोओगे तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर आपका दाब न्यूनतम होने वाला है। दाब न्यूनतम कब होता है, जब अधिक क्षेत्रफल घेरते हो, जितना अधिक क्षेत्रफल घेरो दाब कम होगा। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, P बराबर ma, यह दाब का फॉर्मूला होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र की बात करें तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा जिसे हम बोलते हैं Na2CO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा जिसे हम बोलते हैं HNO3, नाइट्रिक अम्ल होता है नौसाधार NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, CaSO4 × 1Y2H2O। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, ब्रंजक चूर्ण CaOCl2, नीला तोता CaSO4, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMNO3। रक्त को शरीर से विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं वे वाहिकाएं क्या कहलाती हैं, जो वाहिकाएं रक्त को शरीर से विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं वह धमनियां कहलाती हैं। धमनी में आपका शुद्ध रक्त बहता है, प्योर ब्लड बहता है। उसके बाद स्राव में अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी स्राव या फुफ्फुस स्राव एकमात्र ऐसी स्राव है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें आपका अशुद्ध रक्त बहता है। सबसे बड़ी धमनी की बात करें तो वो आपकी महाधमनी होने वाली है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। किडनी को रक्त पहुंचाती है रीनल धमनी, पैरों को रक्त उरु धमनी, कैरोटिड धमनी, यह आपकी पहुंचाती है सिर व गर्दन को रक्त। यहाँ तक अपने पूरी सेट नंबर 4 को अच्छे से रिकॉल कर लिया है। बार बार इस वीडियो को देखेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको यह पूरा सेट याद हो गया है। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हाँ, आपकी जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक कोई ना कोई मदद यहाँ से मिलती रहेगी। और ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, अपना टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद CSY के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जुड़ जाइए। पूरी 110 नोट की जो PDF है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। जय हिंद।